साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। चलिए, थैंक यू। तो मैं मेरा परिचय दूं, बहुत सारे साथी पहली बार मिल रहे होंगे। मेरा नाम महावीर है, हरियाणा से हूं और लगभग 5.5 साल पहले आईएमसी में आया। सौभाग्य है मेरा, मेरे एक मित्र हैं गौरी शंकर बत्रा जी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को दिया। आज मैं उनको सेकंड गॉड मानता हूँ। गौरी शंकर बत्रा जी का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ को चेंज करने में, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आईएमसी में हूँ। आज से ठीक 5.5 साल पहले मेरे को एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस मीटिंग में जो चीफ गेस्ट थे वो थे अजय मान जी। उनको सुनने का मौका मिला और सुनने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं इस काम को करूँगा। होता क्या साथियों कि जब भी कोई नया व्यक्ति आईएमसी में आता है, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आता है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम लेके आता है, बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, सब कुछ लेके आता है। और मैं भी इसी ड्रीम के साथ आया था कि बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ा घर होगा, और मैंने काम करना शुरू किया। और जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज को फेस करना पड़ता है। मैंने जब काम शुरू किया शुरुआती दौर में, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो शुरुआती 6 महीने हैं वो बहुत स्ट्रगल के रहे हैं। और मेरे को बताया गया, मेरे ग्रेट गुरु ने बताया मेरे को कि अगर आप आईएमसी में क्राउन प्रेजेंट बनना चाहते हैं, अगर आप आईएमसी में क्राउन प्रेजेंट बनना चाहते हैं तो आपको टिकना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा उन आवारा पशुओं से, उन आवारा लोगों से, उन आवारा कंपनियों से आपको बचना पड़ेगा। आप अगर क्राउन प्रेजेंट बनना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने काम करना शुरू किया, मैं इस सिस्टम में सुपरस्टार बना, फिर मैं सिल्वर स्टार बना, फिर मैं गोल्ड स्टार बना, फिर मैं रूबी स्टार बना, फिर मैं डायमंड स्टार बना, फिर मैं चेयरमैन स्टार बना, फिर मैं एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर बना, फिर मैं प्रेसिडेंट बना। ये जो सफ़र है ये लगातार चलता रहा और वो जो सपने होते हैं हमारे, वो सारे धीरे धीरे हमारे पूरे होते गए। लेकिन आज हम बात करेंगे आईएमसी ही क्यों, आईएमसी ही क्यों। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में, बहुत सारी कंपनी चल रही हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग, आज हर एक तीसरा व्यक्ति जो है वो प्लान लेके चलता है, हर तीसरा व्यक्ति कंपनी लेके चलता है। आईएमसी ही क्यों? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईएमसी क्यों। माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आईएमसी जैसी मैनेजमेंट, आईएमसी जैसा प्रोडक्ट और आईएमसी जैसा प्लान कहीं भी नहीं है। आईएमसी जैसी मैनेजमेंट, हमारे कलयुग के अवतार श्री सत्यन भाटिया जी और आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी, वो महान है जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को पैसा जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे लोगों की बीमारी कटती है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति आईएमसी में आता है, बड़े बड़े सपने लेके आता है, बड़े बड़े ड्रीम लेके आता है, शुरुआती दौर में तो अपनी अपलाइन की बात मानता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो धीरे धीरे थोड़ी सी इनकम पे आ जाता है, 2-4 लोग उसके साथ सेल्फी मारना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो माईवे अपना रास्ता अपनाता है, अपलाइन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपलाइन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। माय डियर फ्रेंड, मैं अगर आज यहाँ पे हूं, मैं अगर यहाँ पे हूं और अगर आज आप मेरे को कामयाब मानते हैं तो मेरे को जैसा जैसा बताया गया, जैसा जैसा मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया, मैंने वैसा वैसा किया। मेरी अपलाइन ने, गौरी शंकर बत्रा जी ने एक बात बोली कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो आपको 6 बेसिक का फॉलो करना पड़ेगा। 6 बेसिक जो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारे लोगों को 6 बेसिक का पता ही नहीं है कि 6 बेसिक क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो 6 बेसिक में पहला ही बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। लेकिन बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। मेरे को बताया गया कि अगर आप इस सिस्टम में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉन्टैक्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कैसे स्टार्टअप किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन बातों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, 2 चीजें होती, एक होता है हाईवे, एक होता है माईवे। लगभग लोग माईवे पे जाना पसंद करते हैं, हाईवे पे पसंद नहीं करते हैं। और अगर हम सब क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो हमें माईवे को छोड़ के हाईवे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाईवे पे चलना पड़ेगा। जैसा जैसा हमारी अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु बोलते हैं वैसा वैसा करना पड़ेगा। 2 बातें माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुना मेरी बात को। 2 बातें हैं। वो व्यक्ति, ध्यान से सुना मेरी बात को, वो व्यक्ति जिसके पास सही कोच हो, ध्यान से सुनना,
जिसके पास सही कोच हो और जिसके पास सही प्लेटफॉर्म हो, वो व्यक्ति इस बिजनेस में नाकामयाब नहीं हो सकता। गड़बड़ कहां पे होती है? गड़बड़ तब होती है कि बहुत सारे लोग, ना तो उनके पास एक सही कोच होता है और ना ही उनके पास सही प्लेटफॉर्म होता है। मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि सही कोच क्या होता है। महाभारत का युद्ध सबने देखा माय डियर, ध्यान से सुना मेरी बात को। महाभारत का युद्ध सबने देखा और महाभारत में जीता कौन? पांडव। ध्यान से सुनना, पांडव। कितने पांडव थे? 5। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे कौरव। कौरवों की सेना बहुत बड़ी सेना थी। कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो कौरवों के पास थी। पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन जीता कौन? पांडव। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, सारी बातें अपने आप समझ आ जाएगी। सही कोच। कौरवों की जो सेना थी, कौरवों के पास ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे दिग्गज योद्धा थे जिनको हरा पाना नामुमकिन था। कौरवों में ऐसे ऐसे योद्धा थे। एक योद्धा था पितामह भीष्म, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो कभी मर नहीं सकता था। किसके पास था? कौरवों के पास था। कौरवों के पास था महारथी कर्ण, जो कवच कुंडल लेके पैदा हुआ था, जिसको कोई भेद नहीं सकता। कर्ण किसके पास था? कौरवों के पास था। कौरवों के पास जो गुरु द्रोणाचार्य वो किसके पास थे? वो कौरवों के पास थे। जिसने सबको शिक्षा दी, जिसने पांडवों को शिक्षा दी, जिसने कौरवों को शिक्षा दी, वो किसके पास थे? कौरवों के पास थे। कौरवों के पास थे दुर्योधन, जिनका शरीर अगर कोई प्रहार करे तो वज्र का हो जाता था माय डियर फ्रेंड। कौरवों के पास थे अश्वत्थामा, जिसको हरा पाना नामुमकिन था, लेकिन जीता कौन? पांडव। मतलब क्या है? भावार्थ क्या है? कौरवों के पास दिग्गज लीडर थे, लेकिन जीता कौन? पांडव। पता क्यों? क्योंकि कौरवों का जो सलाहकार था, ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, कौरवों का जो सलाहकार था वो था शकुनी। कौरवों का जो सलाहकार था वो शकुनी था, और कौरवों के पास जो प्लेटफॉर्म था वो सही नहीं था। कौरव अधर्म कर रहे थे और उनका जो कोच था, उनका जो गुरु था, उनका जो सलाहकार था वो था शकुनी। इसलिए कौरव जीते और पांडव 5 थे, संख्या में कम थे। ध्यान से सुनना, संख्या में कम थे, लेकिन जीते वो। पता क्यों? क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म सही था। वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और उनका कोच कौन था? उनका कोच था भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश। उनका कोच था जो सही शिक्षा देता था। माय डियर फ्रेंड, अगर प्लेटफॉर्म सही हो और कोच सही हो, सलाहकार सही हो, तो उस व्यक्ति को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। गड़बड़ कब होती है? जब ना तो प्लेटफॉर्म सही होता है और ना ही कोच सही होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम सब इस बिजनेस में सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, अगर हम सब इस बिजनेस में क्राउन प्रेजेंट बनना चाहते हैं, तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, प्लेटफॉर्म सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आईएमसी जो है ये सही प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ओके है, इसको चेक किया जा चुका है, 24 क्राउन प्रेजेंट बन चुके हैं। ये सिद्ध हो गया है कि आईएमसी का जो प्लेटफॉर्म है वो सही है, बशर्ते कि हमारा कोच सही होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो सही कोच होता है उसकी बातें हमेशा कड़वी होती हैं और लोगों को कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। माय डियर फ्रेंड, आईएमसी का प्रोडक्ट नंबर 1, आईएमसी का प्लान नंबर 1, आईएमसी की मैनेजमेंट नंबर 1, सब कुछ नंबर 1 है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई शकुनी है, तो माय डियर फ्रेंड, हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। इस सेशन के बाद सबसे पहले तो ये देखना कि हमारी लाइफ में शकुनी कौन कौन है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है कि शकुनी का क्या काम होता है। शकुनी को निकाल के बाहर फेंक दो और सही कोच के शरण में आ जाओ। सही व्यक्ति जो आपकी अपलाइन में है, वो आपकी अपलाइन आपके कोई भी हो सकता है, आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, लेकिन कोच आपका आपके पसंद का हो सकता है। सही कोच सिलेक्ट करें और फिर वो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा माय डियर फ्रेंड करना शुरू कर दें। आपको क्राउन प्रेजेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जितने भी लोग क्राउन प्रेजेंट बने हैं, जितने भी लोग चेयरमैन बने, एम्बेसडर बने, क्राउन मास्टर बने हैं, जिन भी लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, उन्होंने सिर्फ क्या किया है? उन्होंने सही कोच की सिलेक्शन की है। मेरे जो कोच हैं वो
सही कोच हैं, मैंने उनको सिलेक्ट किया और मैंने अपने आप में वादा किया, अपने आप से कसम खाई कि जो जो मेरे अपलाइन, मेरे कोच मेरे को बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा। आज मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूं। मैंने अपनी अपलाइन, मैंने अपने कोच, मैंने अपने मॉनिटर, मैंने अपने गुरु को यह बात बोल दी कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे और तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, पहला काम, पहला सबक मेरी लाइफ से अगर आप सबक लेना चाहते हैं तो सही प्लेटफॉर्म और सही कोच का सिलेक्ट कर लो और जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ। अपना दिमाग मतलब पहला नियम। दूसरा विश्वास करना पड़ेगा खुद पे विश्वास करना पड़ेगा आईएमसी के प्रोडक्ट पे, विश्वास करना पड़ेगा आईएमसी के मैनेजमेंट पे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट बताते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर आप आईएमसी में क्राउन पेडेंट बनना चाहते हैं तो आईएमसी का जो प्रोडक्ट है इसकी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आईएमसी का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रसाद है। माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा साहब में जाता है, जाके वहां पे मत्था टेकता है और धीरे से भगवान से एक बात बोलता है कि हे भगवान, सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। और मंदिर में जब मत्था टेकने के बाद जब पुजारी प्रसाद देता है, वो प्रसाद को माथे में लगाता है और उस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है। माय डियर फ्रेंड, प्रसाद की कोई क्वालिटी नहीं होती। आईएमसी का जो प्रोडक्ट है वो प्रसाद है और प्रसाद का मतलब होता है, प्रसाद ना सस्ता होता है ना महंगा होता है, प्रसाद के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी रहती है। इसलिए दूसरा नियम, अगर आप आईएमसी में क्राउन पेडेंट बनना चाहते हैं तो आईएमसी को प्रसाद समझो और सबको दो, जो ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। दूसरा, विश्वास करना है सर प्रोडक्ट पे। तीसरा, विश्वास करना है खुद पे। बहुत सारे लोग जो है खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, अपने अपलाइनों की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। और अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे कोच का रहता है माय डियर फ्रेंड, अपनी अपलाइन का रहता है। दूसरा, विश्वास करना है प्रोडक्ट पे। तीसरा, विश्वास करना है खुद पे विश्वास करना है। ये तीन नियम अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर लागू कर लिए तो हमें कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तीन नियमों को हमने पालन करना है। उसके बाद हमारे ये जो 6 बेसिक हैं इस पे काम करना चाहिए। 6 बेसिक। पहला बेसिक, बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं पता कि 6 बेसिक क्या होता है, 8 कोर स्टेप क्या होते हैं और 7 कोर्डियन रूल क्या होते हैं। जो भी आपका कोच है, जिस व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए और उसको पूछिए कि सर कोर स्टेप क्या होते हैं, कोर्डियन रूल क्या होते हैं और 8 कोर स्टेप क्या होते हैं। इन 8 कोर स्टेप का पालन करना शुरू कर दीजिए। चौथा, टारगेट बनाइए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप आईएमसी में क्राउन पेडेंट बनना चाहते हैं तो टारगेट बनाइए। मेरी अपलाइन श्री गौरी शंकर बत्रा जी, श्री अजय मान जी एक बात हमेशा बोलते हैं कि बिना एड्रेस का लिफाफा कहीं नहीं पहुंचता है। जिस लिफाफे पे एड्रेस नहीं है वो लिफाफा कहीं नहीं पहुंचता है। अपना गोल सेट कीजिए, अपना टारगेट सेट कीजिए। जब तक हमारे पास हमारा टारगेट नहीं होगा तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अगर बात करूं, जब मैंने काम शुरू किया था, शुरुआती दौर में जब भी कोई काम शुरू करता है तो आईएमसी में जब तक टीम नहीं बनती, जब तक इनकम नहीं आती है, तो मेरे को याद है कि जब मैंने शुरू में काम शुरू किया था मैं कनोपी लगाता था और कनोपी लगाने के बाद कनोपी पे मेरे को याद है कि मैं 20-20 हजार रुपए की रिटेलिंग करता था। 20-20 हजार रुपए की रिटेलिंग करता था। मैं हमेशा टारगेट बनाता था कि सुबह का नाश्ता तब करूंगा जब 1000 का प्रोडक्ट रिटेल कर लूंगा। और जिस दिन मेरा प्रोडक्ट रिटेल नहीं होता था, कसम से मैं उस दिन सुबह का नाश्ता नहीं करता था। खुद का ऑडिट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद का ऑडिट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और इस समय आईएमसी का सही समय है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने सही समय पे सही काम किया है, सही समय पे सही निर्णय लिया है, इसलिए वो कामयाब हैं। और इस समय आईएमसी का सही समय है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आज ऑर्गेनिक आयुर्वेद पूरे ब्रह्मांड में अपना परचम लहरा रहा है। आज ऑर्गेनिक आयुर्वेद की डिमांड है और हम वर्ल्ड वाइड इस काम को शुरू कर रहे हैं। लेकिन सही समय अब है। सही समय पे जो व्यक्ति काम शुरू कर लेगा वो व्यक्ति इस सिस्टम में क्राउन पेडेंट बन जाएगा।
सही समय। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं महाभारत की कहानी सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी। सही समय जब तक नहीं आता तब तक व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। इस समय सही समय। आप सबको पता है कि महाभारत में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है, एक बहुत ही मार्मिक एपिसोड है अभिमन्यु वध एक बहुत ही मार्मिक एपिसोड है। और कहते हैं कि अभिमन्यु का जो वध हुआ तो जितने भी कौरवों के जो दिग्गज जो योद्धा थे सबने मिलकर अभिमन्यु को मारा। और शाम को जब ये बात अर्जुन को पता लगी कि उसका बेटा युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया है तो उसने अपने बेटे को सल्यूट किया और उसने बोला कि मुझे गर्व है कि मैं अभिमन्यु का पिता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अभिमन्यु का पापा हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मरे हुए बच्चे को जयद्रथ ने लात से ठोकर मारी। और मैं अर्जुन अपने पूरे होशो हवास में ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ध्यान से सुनिए, अग्नि समाधि ले लूंगा। सुबह हुई, शंखनाद हुआ और अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण निकले। किसको ढूंढने? जयद्रथ को ढूंढने के लिए निकले। दोपहर हो गई, जयद्रथ नहीं मिला। शाम होने वाली थी, जयद्रथ नहीं मिला। और जब शाम होने वाली थी, जब जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया और मैंने अगर अग्नि समाधि ले ली तो अधर्म की जीत हो जाएगी और धर्म की हार हो जाएगी। हे भगवान, हे गुरुदेव, कुछ करो। अपलाइन जो होता है, जो कोच होता है, उसके पास हर चीज का समाधान होता है, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमें रास्ता दिखाओ, कुछ करो। तो कृष्ण एक बात बोलते हैं कि मैं जयद्रथ को तो नहीं ला सकता। ध्यान से सुनिए, कृष्ण एक बात बोलते हैं कि मैं जयद्रथ को तो नहीं ला सकता, लेकिन माहौल बना सकता हूं। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया और बादलों ने क्या किया? सूर्य देवता को ढक लिया। और जब सूर्य को ढक लिया तो रात हो गई जो हुई नहीं थी। ध्यान से सुनिए, रात हो गई जो हुई नहीं थी। जैसे एक आईएमसी का एसोसिएट सुबह घर से बाहर निकलता है, 2-4 लोगों को प्लान दिखाता है, डेमो दिखाता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता है तो लोगों को लगता है इसकी जिंदगी की शाम हो गई है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि बेटा तू तो गयो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही कौरव अर्जुन को बोल रहे हैं, कौरव तेरा अग्नि समाधि लेने का समय आ गया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, शाम हो गई है, चल अग्नि समाधि ले। जब ये बात जयद्रथ को पता लगी तो जयद्रथ से रुका नहीं गया और जयद्रथ बोला कि अच्छा शाम हो गई, मैं अर्जुन की बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मैं उसकी मृत्यु अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और माय डियर फ्रेंड, आईएमसी के जो एसोसिएट हैं, इनके भी लोग इनके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं कि कब ये फेल होगा, कब ये नेगेटिव होगा, कब ये बर्बाद होगा। मैं इसकी बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, आज भी बहुत सारे जयद्रथ मौजूद हैं। जयद्रथ बोला मैं अर्जुन की बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और जैसे ही शाम हुई और जयद्रथ सामने आ गया अर्जुन के, बोला अर्जुन देख क्या रहा है, तू तो बन गया सीपी, तू तो बन गया चेयरमैन, चल अग्नि समाधि ले ले। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान कृष्ण ने देखा कि हाँ आ गया है टाइगर, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और बादलों को आदेश दिया कि हे बादलों हट जाओ, और बादल हट गए। और जैसे ही बादल हटे फिर से दिन हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला देखते क्या हो, शाम नहीं हुई है, रात नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए समस्या आई थी, अभी दिन है, उठाओ अपना धनुष और ठोक डालो इसको। और अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और जयद्रथ का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। अब अर्जुन एक बात सोच सकता है, ध्यान से सुनना, अर्जुन एक बात सोच सकता है कि जयद्रथ को मैंने मारा। माय डियर फ्रेंड, जयद्रथ को अर्जुन ने नहीं मारा, जयद्रथ को माहौल ने मारा। हेलो, जयद्रथ को माहौल ने मारा।
अगर माहौल नहीं बनता, शाम नहीं होती, तो जयद्रथ सामने नहीं आता। मैसेज क्या देना चाहता हूं, अब माहौल है आईएमसी का, माहौल है स्वदेशी का, माहौल है आयुर्वेद का। उठिए, जाइए और बताइए। और जब तक टिक के ना बैठिए, जब तक अपने सारे सपने पूरे ना कर लें, माय डियर फ्रेंड, माहौल बन चुका है स्वदेशी का, माहौल बन चुका है एमसी का, माहौल बन चुका है आयुर्वेद का। और अब तक तो काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है। अब तक तो आईएमसी मात्र 15 साल की हुई है, इसको 20 साल की होने तो दो। बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब करेगी, लेकिन सही समय अब है। इसलिए उठिए, जाइए और बताइए लोगों को। और तब तक मत रुकिए जब तक हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होते। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, किसको बताऊं, किसको प्लान दूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो गई है। हेलो, मेरे पास किराया नहीं है, मैं कहां जाऊं। माय डियर फ्रेंड, ये जो दुनिया है, ध्यान से सुनना, ये जो दुनिया है, ये दुनिया बेचारों की नहीं है, बेचारों की नहीं है। इसलिए बेचारा मत बनिए, उठिए, जाइए और बताइए लोगों को। और अपना गुरु सेलेक्ट किए, जो आपको आपका इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल, इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल अगर कोई है, तो माय डियर फ्रेंड, वो है हमारे कोच का, हमारे गुरु का। इस बात को अपने भेजे में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले सही गुरु का सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि समय 1 ही घंटा है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं। 2 कैरेक्टर हैं, एक है अर्जुन और दूसरे हनुमान। 2 कैरेक्टर हैं, एक है अर्जुन और दूसरे हैं हनुमान। अर्जुन की अपलाइन कौन था? भगवान कृष्ण। और हनुमान की अपलाइन कौन था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। फर्क क्या था माय डियर फ्रेंड? फर्क क्या था? फर्क यह था कि अर्जुन जो था वो अपनी गुरु की बात को पहली बार में मानता नहीं था, हमेशा किंतु परंतु लगाता था। जब भी भगवान कृष्ण उसको कोई बात बोलते थे, पहले किंतु परंतु लगाता था। हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ महाभारत का, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तीर चला। कृष्ण ने बात नहीं मानी। जैसे हम अपनी टीम को बोलते हैं कि डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, प्रोडक्ट को रिटेल करो, तो हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन, हमारे जो एसोसिएट है वो बोलते हैं किसको दिखाऊं, किसके पास जाऊं। जो व्यक्ति इस सिस्टम में किंतु परंतु करेगा, वो व्यक्ति बहुत आगे नहीं जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अर्जुन हमेशा किंतु परंतु करता था, किंतु परंतु करता था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि चलो तीर चलाओ, बोला नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा, सारे मेरे अपने हैं। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने डेमो दिखाया, प्रोमो वीडियो दिखाया। जैसे हमारे एसोसिएट होते हैं, हम जब भी किसी व्यक्ति को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बड़े इवेंट में लेके जाते हैं, बड़े प्रोग्राम में लेके जाते हैं, बड़ा विकराल रूप दिखाते हैं। जैसे अभी बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ त्यागराज में, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना 18 अध्याय गीता के सुना डाले, 6 बेसिक सुना डाले, 8 कोर स्टेप सुना डाले, सारे कोडियर रूल सुना डाले, लेकिन अर्जुन ने बात नहीं मानी। लास्ट में प्रोमो वीडियो दिखाया, लास्ट में बड़ा प्रोग्राम दिखाया, मुंह खोल दिया कि देखो सारी त्रिलोकी मेरे अंदर है। तब जाके अर्जुन ने तीर चलाया। और कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, सामने थे कर्ण, और जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, सामने कर्ण थे, और कर्ण का जो रथ है वो 2 कदम पीछे चला गया। और जब कर्ण ने तीर चलाया तो अर्जुन का जो रथ है वो 1 कदम पीछे आया। और जैसे अर्जुन का रथ 1 कदम पीछे आया और कर्ण का रथ 2 कदम पीछे गया, तो अर्जुन ने अपनी अपलाइन की तरफ देखा, अर्जुन ने अपनी अपलाइन की तरफ देखा और बोला, देखा आई एम बापू। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति गलती से चेयरमैन बन जाए, एम्बेसडर बन जाए, रूबी बन जाए, कोई 20, 30, 50 हजार, 1 लाख कमाना शुरू कर दे, तो अपलाइन को बोलते हैं, देखा हम हैं, हम हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अर्जुन ने जैसे तीर चलाया, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे चला, तो ऐसे बोला देखा आई एम बापू। तो कृष्ण ने पता क्या बोला? बोला बापू तू नहीं है बापू, कर्ण है। बोला अच्छा, मेरी अपलाइन और तारीफ दूसरे की, अपलाइन तो मेरी हो और तारीफ कर रहे हो दूसरे की, ये नहीं हो सकता। तो बोला अच्छा रुक, फिर अब की बार आने दे तीर। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भारविहीन कर लिया, और ऊपर जो बैठे थे रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में हनुमान, जिसकी पूंछ
अर्जुन का भाई भीम हिला नहीं पाया था, उसको बोला थोड़ी देर साइड हो जा, और अब की बार जैसे ही उधर से तीर आया कर्ण का, तो कहते हैं अर्जुन का जो रथ है वो आसमान में उड़ने लगा। फिर बोला अपलाइन जी गुरुदेव बचाओ। फिर कृष्ण ने बताया और बोला कि भूल मत, तेरे रथ पे पूरी त्रिलोकी का वजन लेके तो मैं खुद बैठा हूं, और ऊपर वो व्यक्ति बैठा है जिसकी पूंछ तेरा भाई हिला नहीं पाया था। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी तरफ कौन थे? ये तो हो गई अर्जुन की बात। दूसरी तरफ थे हनुमान। हनुमान की अपलाइन कौन थी? हनुमान की अपलाइन थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। अब जो हनुमान थे, उनके जो अपलाइन थे, उनके जो गुरु थे, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, गुड आईएमसी। हमेशा एक ही बात बोलते थे, ओके सर। हमेशा एक ही बात बोलते थे, यस सर। उन्होंने कभी भी अपनी अपलाइन के सामने किंतु परंतु नहीं लगाया। माता सीता गुम हो गई। माता सीता गुम हो गई तो बुलाया गया किसको? हनुमान को। माय डियर फ्रेंड, वो लोग बहुत लकी हैं यार, जिनको हमेशा जिम्मेवारी सौंपी जाती है उनकी अपलाइन की तरफ से। ध्यान से सुनना, अगर आपकी अपलाइन आपको कोई जिम्मेवारी सौंप रही है तो आप लकी हो माय डियर फ्रेंड, आप लकी हो। हनुमान को बुलाया, माता सीता गुम हो गई, हनुमान को बुलाया और भगवान राम हनुमान से बोले कि माता सीता गुम हो गई है और जाके ढूंढो। हनुमान ने नहीं बोला कि घरवाली तेरी और ढूंढने मैं जाऊं, ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला। बोला ओके सर। ये नहीं बोला कि दूसरे देश में जाना है, किराया नहीं है, क्या करूं। बोला क्या? आज तो मीटिंग में आना हो तो अपलाइन को बोलते हैं गाड़ी भी आपकी, टिकट भी आप लोगे, खिलाना भी आप। ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड। हनुमान जी को जब भगवान राम ने बोला कि माता सीता गुम हो गई है, बोला ओके सर, निकल पड़ा। और जैसे जा रहा था, जैसे हम लोग अच्छे काम के लिए निकलते हैं माय डियर फ्रेंड, जब हम और आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो समस्याएं आती हैं, चैलेंज आते हैं और आने भी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितने बड़े चैलेंज आएंगे उतनी बड़ी उसकी उपलब्धि होगी। अब हनुमान अच्छे काम के लिए जा रहे थे, माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे। जब निकले तो जैसे ही एक समुद्र पार कर रहे थे, समुद्र में थी सुरसा। बोली कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? हनुमान बोले माता डिस्टर्ब मत कर, तारीख हो गई है 29, दिन बचे हैं 3, क्लोजिंग नजदीक है और अपलाइन ने टारगेट दिया है, मेरे को पूरा करना है, इसलिए टाइम खोटी मत कर। तेरे पास टाइम है, मेरे पास नहीं है। जब एक आईएमसी का एसोसिएट घर से बाहर निकलता है माय डियर फ्रेंड, तो लोग उसको परेशान करते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको रोकते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। हनुमान अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे तो सुरसा ने बोला कहां जा रहा है? मेरे इलाके में डेमो दिखाएगा, मेरे इलाके में टीम बनाएगा, मैं तेरे को खा जाऊंगी। तो हनुमान बोले तेरे पास टाइम है, मेरे पास नहीं है, टाइम खोटी मत कर, फिर कभी बात करेंगे, आज जाने दे। नहीं मानी सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी नीचे आ गए, बोली बोलो माता क्या करना है? तो बोली खाऊंगी। तो बोली फटाफट कर, जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन कम है और इस महीने टारगेट पूरा करना है, मेरे पास समय नहीं है। तो कहते हैं माता सुरसा ने मुंह खोला हनुमान को खाने के लिए, और जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए, और जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए, और जब सुरसा ने 32 योजन का मुंह खोला हनुमान जी 64 योजन के हो गए, और जब सुरसा 64 योजन का मुंह खोल रही तो हनुमान जी ने बोला कि भाई इसके साथ उलझना नहीं है, छोटे हो गए। हम लोग क्या करते हैं? छोटे नहीं होते हैं, हम बड़े बाप के बने रहते हैं। जहां पे बुद्धि दिखानी होती है वहां पे ताकत दिखाते हैं, और जहां पे ताकत दिखानी होती है वहां पे बुद्धि दिखाते हैं। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए, और माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता तेरी भी रह गई, मेरी भी रह गई, अब जाने दे। माय डियर फ्रेंड, मैसेज क्या है? अगर आप सामने वाले को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप सामने वाले को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को हरा के कभी आप अपने साथ नहीं मिला सकते हो, उस व्यक्ति को जिता के अपने साथ मिला सकते हो। जहां पे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए होता है वहां पे बुद्धि का प्रयोग कीजिए, और जहां पे ताकत का प्रयोग करना होता है वहां पे ताकत का प्रयोग कीजिए। हम उल्टे हो जाते हैं, हम छोटे बाप के नहीं बनते हैं। माय डियर फ्रेंड, सामने वाले व्यक्ति को हरा के आप अपने साथ नहीं मिला सकते हो। अब हनुमान जी वहां से आगे गए,
आगे गए लंका में, तो लंका का गेट बंद था और लंकनी बैठी थी, लंकनी बैठी थी। आज भी बहुत सारी लंकनी है। मैसेज क्या है? सुरसा जो थी वो अनजान थी, उसको पता नहीं था हनुमान की ताकत कितनी है। अनजान लोगों को नहीं पता होता कि आईएमसी में चेयरमैन क्या होता है, एम्बेसडर क्या होता है, क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, क्राउन प्रेसिडेंट क्या होता है। आम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए उनके साथ उलझना नहीं है। सुरसा को पता नहीं था कि हनुमान जो है ये कितनी बड़ी पावर है, उसने अनजाने में पंगा लिया था, इसलिए वहां पे हाथ जोड़ के निकल गए। लेकिन आगे गए, वहां थी लंकनी। आज भी बहुत सारी लंकनी है। लंकनी मतलब दूसरी कंपनी के लोग जो आपको रातों रात अमीर बनाने की बात करते हैं, रातों रात आपको हवाई जहाज दिलवा देते हैं, रातों रात अमीर बनाने की बात करते हैं। तो जैसे वो लंका में गए तो गेट पे थी लंकनी। तो हनुमान जी वहां पे गए और लंकनी को जाके बोले, माता गुड आईएमसी। तो लंकनी बोली, ये दूसरी कंपनी का ऑफिस है, आप अगर हमारे एमडी से मिलना चाहते हो, यानी कि रावण से मिलना चाहते हो, तो आपको पहले हमारी कंपनी का प्लान देखना पड़ेगा। हनुमान जी को पता था कि ये दूसरी कंपनी वाले जो लोग हैं, यानी कि जो लंकनी है, यहाँ पे बातों से बात बनने वाले नहीं है। बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हनुमान जी को ये बात पता था कि यहाँ पे समय खोटी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ताकत दिखानी पड़ेगी। लंकनी को बोला कि गेट खोल, नहीं खोला, एक दिया घुमा के गड़ान, लंकनी बेहोश होगी, गिर गई। और जैसे गिरी, होश में आई, फटाक से गेट खोल दिया। तो हनुमान जी बोले, कैसे गेट कैसे खोल दिया तूने, क्या हुआ? कहती, मैं समझ गई, तू आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट है। मैं समझ गई, तू आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट है। जब भगवान शंकर जो है रावण को वरदान दे रहे थे, उसमें एक बात बोली थी कि जिस दिन राम किसी वानर के मारने से तू बेहोश हो जाएगी, समझ लो रावण का निकट आ गया है अंतिम समय। आगे गए, माता बैठी थी और माता को जाके बोले, गुड आईएमसी, मतलब जय श्री राम। तो माता जो है वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि टीम बड़ी थी। जैसे डीएन सिंह जी हैं, बहुत बड़ी टीम है। अब एक नया व्यक्ति है, वो कैसे पहचानेगा कि मेरी टीम से है? तो माता की टीम बहुत बड़ी थी, माता पहली बार मिल रही थी अपनी लाइफ लाइन से। तो माता ने बोला, तुम कौन? तो बोला, गुड आईएमसी। बोला, गुड आईएमसी, तुम कौन? तो बोला, मैं जो है वो डीएन सिंह जी की टीम से हूं और तुम्हें ले जाने आया हूं। तो माता ने बोला, अच्छा, किसने भेजा है? बोले, राम ने। बोले, मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि तू मेरी कंपनी का है क्या? गड़बड़ क्या होती है कि बहुत सारे लोग हमारे बनके, हमारी कंपनी के लोग बनके लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्होंने बोला, को निशानी बता, तेरी अपलाइन का नाम बता, कौन है तू, क्या निशानी है? हाँ जी, क्या निशानी है? तो कहते हैं कि हनुमान ने, जो राम ने अंगूठी दी थी, वो माता सीता को दे दी और माता सीता समझ गई कि हाँ, ये हनुमान है। और छोटे रूप में गए थे, हनुमान छोटे रूप में गए थे। तो माता बोली, आओ। कैसे आए? बोले, मैं आ गया हूं और चिंता मत कर, बहुत जल्दी भगवान राम आएंगे और तेरे को यहां से लेके जाएंगे। मेरे जैसी बहुत बड़ी सेना है राम के पास। अब छोटे रूप में गए थे तो माता बोली, फिर तो हो गया काम। और ये जो वानर सेना है ना भाई साहब, ये दिखती छोटी है, काम खतरनाक करती है। जैसे आईएमसी के जो लोग हैं ना, ये वानर सेना है, ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। तो अंगूठी दी, माता को पता लग गया और माता को जब परिचय हो गया तो जो है माता बोली, ठीक है। तो बोला, भूख लगी है, कुछ खा लूं? खा लो। तो वहां पे सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और लास्ट में आग लगा दी गई लंका को। और लंका को आग कैसे लगी, ध्यान से सुनिए। लंका को हम अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, फिर मैं वही बोलूंगा, कामयाब व्यक्ति सिर्फ एक अच्छे कोच की वजह से कामयाब होता है। हनुमान को पकड़ लिया गया और हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई। और जब माता सीता को पता लगा कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई है, तो उन्होंने मन ही मन श्रवण किया अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, शांत रहना, मेरी लाइफ लाइन, मेरा जो बच्चा है, इसकी पूंछ में दूसरे लोगों ने आग लगा दी है, इसकी पूंछ को आग ना लग पाए, जले मत। और हनुमान की पूंछ को आग लगा दी गई। और हनुमान की पूंछ को आग लगने के बाद हनुमान ने पूरी लंका जला दी, पूरी लंका जला दी और सबसे बड़े एसोसिएट होने का दावा किया। कैसे? तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का और लंका भी उसी की जला दी। अब हनुमान ये बात सोच सकते थे, ध्यान से सुनिए, हनुमान ये बात सोच सकते थे कि मेरी ताकत थी
पूंछ को आग नहीं लगी माय डियर फ्रेंड, वहां पे उसकी अपलाइन काम कर रही थी, उसकी अपलाइन काम कर रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे लिए अपलाइन ने क्या काम किया। माय डियर फ्रेंड, अपलाइन आपकी कहां पे सपोर्ट करती है आपको पता ही नहीं लगता कि अपलाइन कहां कहां पे आपकी सपोर्ट कर रही है। लंका जला दी, वापिस गए किसके पास? भगवान राम के पास। और वहां पे जाकर के भगवान राम के पास जाकर के वहां पे नंबर नहीं बढ़ाए कि देखो लंकनी मारी, सुरसा मारी, आग लगा के आया हूं रावण की लंका को। हमारे यहां पे क्या होता है, एक व्यक्ति 2, 4, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्या जनरेट कर दे, हम तुरंत कहां समझने लग जाते हैं। हम बोलते हैं जो है वो हम हैं, जो किया मैंने किया, हम हैं, बाकी सब हवा है। हनुमान भगवान राम के पास गए और उसको नहीं बोला। भगवान राम ने बोला कि हनुमान तुमने सब कुछ कर दिया? बोला नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो आप ही ने किया, जो कुछ किया वो आप ही ने किया। अगर आप आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट बनिए माय डियर फ्रेंड, ऐसे स्टूडेंट बनिए। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अर्जुन के जो अपलाइन थे, ध्यान से सुनिए, अर्जुन के जो अपलाइन थे कौन? भगवान कृष्ण। कृष्ण की बात में हमेशा किंतु परंतु लगाया, अर्जुन की अचीवमेंट नहीं हुई, चेयर में नहीं रह गया। ध्यान से सुनिए, अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कौन था? हनुमान। हनुमान की अपलाइन कौन थी? राम। लेकिन वो जो लाइफ लाइन थी, उन्होंने अपने कोच की सारी बात मानी। नतीजा क्या आया? हनुमान के मंदिर ज्यादा हैं, राम के मंदिर कम हैं। टीम किसकी बड़ी? हनुमान की। चेक किसका बड़ा? हनुमान का। फैन फ्लोर किसके ज्यादा? हनुमान के। अपलाइन कौन? भगवान श्री राम। बात समझ आ रही है? अपलाइन कौन? भगवान श्री राम। अगर आप, फिर बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी अपलाइन से बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन से ज्यादा फैन फॉलोवर हो, अपलाइन से बड़ी गाड़ी हो, अपलाइन से बड़ा बंगला हो, अपलाइन से बड़ा चेक हो, अपलाइन से बड़ी टीम हो, अपलाइन से बड़ा हो सब कुछ, तो आज ही अपनी अपलाइन को फोन कर दीजिए कि जो तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये जो बिजनेस है, ये सारा गेम हमारे आपके कोच का है, प्लेटफॉर्म ओके है। अगर आज बहुत सारे लोग उस सफलता पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप बहुत सारे लोग उस सफलता पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस सफलता पे पहुंचना चाहिए, तो चेक योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड। खुद का ऑडिट कीजिए, किसी दूसरे का ऑडिट मत कीजिए, खुद का ऑडिट कीजिए, खुद के अंदर कमियां ढूंढिए। मर्दानगी का तब पता लगता है जब लड़ाई खुद से होती है माय डियर फ्रेंड। सही कोच सिलेक्ट कीजिए और फिर जो वो बोले कर डालिए यार, जो वो कहे वो कर डालिए। पता क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 लोग हैं जो आपकी खुद से बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में 3 लोग हैं जो आपकी अचीवमेंट देखना चाहते हैं। पहले मां अपने बच्चों को हमेशा फलता फूलता देखना चाहती है। बाप चाहता है कि मेरे बेटे का नाम मेरे से भी बड़ा हो। और तीसरा वो व्यक्ति है, वो है आपका कोच, आपका गुरु, आपका मॉनिटर, आपका सलाहकार, जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहता है। उसकी बात मान लीजिए यार। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी जो लोग जितनी पोटेंशियल है उस हिसाब से अगर वो उस अचीवमेंट पे नहीं जा रहे हैं, चेक योरसेल्फ। अपनी खुद की ऑडिट कीजिए माय डियर फ्रेंड, खुद की ऑडिट कीजिए। जो काम आप खुद कर रहे हैं वही काम अपनी टीम को बोलिए कि आपने करना है। ऐसा कोई भी काम जो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी टीम को मत बोलिए कि ये कीजिए। अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो आपका राइट बनता है आप अपनी टीम को बोलिए कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अगर आप खुद मीटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफलाइन को बोलिए कि आप मीटिंग कीजिए। अगर आप खुद 25 दिन काम कर रहे हैं तब आपका राइट बनता है कि अपनी लाइफलाइन से बोलिए कि 25 दिन काम करो। और अगर हम 25 दिन काम नहीं कर रहे हैं और अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं कि तुम 25 दिन काम करो, तुम 100% प्रोडक्ट यूज करो, तुम ड्रेस को फॉलो करो,
मत कीजिए माय डियर फ्रेंड, मत कीजिए। पता क्यों? क्योंकि प्रकृति सब देखती है, नेचर सब देखता है। हमारी आत्मा गवाही ना दे, उस काम को कभी भी अपनी टीम को बोलिए मत। हां, अगर आप चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बड़ी गाड़ी आए, खुद बड़ी गाड़ी लेके दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में चेयरमैन बने, खुद चेयरमैन बन के दिखाइए। अगर आपकी टीम में आप चाहते हैं कि क्राउन प्रेसिडेंट बने, खुद क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो टीम के लिए काम करता हूं। झूठ बोल रहा है सर, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर आप अपनी टीम का भला करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम को अचीवमेंट दिलवाना चाहते हैं, तो जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो खुद करके दिखाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो सर अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं सर, मैं तो अपने, अरे भैया ये बात वो लोग बोलते हैं जो कामचोर होते हैं, ये बात वो लोग बोलते हैं जो आलसी होते हैं, ये बात वो लोग बोलते हैं जो काम नहीं करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और अगर आप अपनी टीम की सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपकी टीम की सबसे बड़ी हेल्प क्या है? आप अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए। हेलो, इससे बड़ी कोई सपोर्ट नहीं हो सकती। आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए, आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड कीजिए, आप अपने घर को अपग्रेड कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सब काम जब आप करोगे तो आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तभी आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए खुद अपग्रेड हो जाइए, खुद बड़ी पिन पे जाइए, खुद आगे बढ़ के काम कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत डेमो दिखाता हूं, मैं बहुत मीटिंग करता हूं, मैं रात दिन घर से बाहर रहता हूं। गलत, गलत। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक कविता है ना, एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता होनी ही नहीं चाहिए थी। सॉरी टू से, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा है मैं माफी चाहूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मिथ है। कोशिश करने वालों की हार होती है, हार ही कोशिश करने वालों की होती है। इसलिए कोशिश मत कीजिए, करके दिखाइए। कोशिश मत कीजिए। आज मेरा यहां पे डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे मेरा लाइव सेशन था, और डीएन सिंह ने मेरे को कॉल किया कल कि सर आपको आना है, मेरा सौभाग्य है। अगर मैं सर को बोलता कि सर कोशिश करूंगा, मैं नहीं आता भाई साहब, मैंने डन किया तब मैं आज यहां पे हूं। कोशिशों का कुछ नहीं होता, कोशिशों का कुछ नहीं होता, नतीजों की इज्जत होती है साहब। कोशिशों का कुछ नहीं होता, नतीजों की इज्जत होती है। नतीजे दिखाइए माय डियर फ्रेंड, बातें मत बताइए, नतीजे दिखाइए। नतीजे आएंगे तो आपकी वैल्यू होगी। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी मीटिंग कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, किस पिन के ऊपर आप हैं, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए आज के बाद अपनी डिक्शनरी से कोशिश शब्द हटा दीजिए माय डियर फ्रेंड। कोशिश करने वालों की हार होती है, इसलिए कोशिश नहीं, रिजल्ट लेके आइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, होता है, सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। दर्द लेना पड़ेगा। अगर आप वाकई अपनी टीम का भला चाहते हैं, अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड कोशिश शब्द को छोड़ दीजिए, कोशिश शब्द को छोड़ दिए। हाँ, और अगर आप आईएमसी में रह के फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं बताना चाहूंगा। आईएमसी में जब कोई व्यक्ति आता है, वो काम करना शुरू करता है, अगर वो हारता है वो अकेला व्यक्ति नहीं हारता है, अगर वो जीतता है वो अकेला व्यक्ति नहीं जीतता है। जब एक बच्चा आईएमसी में जन्म लेता है तो उसके परिवार के सपने जुड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड उनके साथ। किसी बहन का वो भाई होता है, बहन टकटकी बांध के देख रही है कि मेरा भाई एक दिन चेयरमैन बनेगा, क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा, हमारे सपने पूरे होंगे। मां बाप अपने बच्चे की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा बेटा एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा। रिश्तेदार, हमारा समाज, कितने सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति जब हारता है, वो नहीं हारता है, एक परिवार की उम्मीद टूटती है माय डियर फ्रेंड। रिश्तेदारों की उम्मीद टूटती है, समाज की उम्मीद टूटती है। इसलिए या तो आईएमसी को करें मत,
अगर करें तो दिल से करें माय डियर फ्रेंड, फॉर्मेलिटी ना करें, कैजुअल ना लें। जो व्यक्ति आईएमसी को कैजुअल ले लेगा कैजुअलिटी में चला जाएगा। धोखा ना करें यार, धोखा ना करें अपने परिवार के साथ, धोखा मत करें अपनी टीम के साथ, धोखा मत करें समाज के साथ। इसलिए दिल से काम कीजिए, या तो करो और या फिर छोड़ दो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो समय है ये सही समय है आईएमसी में करने का। आज अपनी आत्मा से पूछिए, आज खुद से पूछिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो ठीक कर रहा हूं? इतना करने से क्या मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरी टीम के सपने पूरे हो जाएंगे? और अगर नहीं तो फिर खुद का ऑडिट कीजिए यार, खुद के मत मरे यार, खुद का ऑडिट कीजिए। ये जो साल है ये निर्णायक है सर, निर्णायक है। आज एक टारगेट बना लीजिए। जितने भी साथी मेरे को देख रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि जब भी कोई आईएमसी का एसोसिएट चेयरमैन बनता है तो देश आगे जाता है, समाज आगे जाता है, उसका घर आगे जाता है, उसका परिवार आगे जाता है, अपलाइन आगे जाता है, डाउनलाइन आगे जाता है, कंपनी आगे जाती है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हो माय डियर फ्रेंड। आज एक टारगेट बना लीजिए और अपनी अपनी अपलाइन को फोन कर दीजिए। अगर वाकई आप अपने परिवार का भला चाहते हैं, अगर आप वाकई सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वाकई काम कर रहे हैं, तो कसम से यार आज कुछ कर डालिए यार। आज अपनी अपलाइन को फोन कीजिए, आज अपनी अपलाइन को फोन कीजिए कि सर 31 मार्च 2023 को मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की इनकम पे पहुंच जाऊंगा। ये मैंने अपने आप से खुद से वादा किया है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके घर में गाड़ी आती है तो भाई साहब मेरे को खुशी होती है। मेरी टीम में एक लड़का है भोना से, सुरेश पिनार, एम्बेसडर स्टार है भाई साहब, किराने की दुकान पे काम करता था, आज टाटा हैरियर मेंटेन करता है। तसल्ली होती है साहब, यहां पे अच्छा लगता है साहब। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसकी मेहनत है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश से मेरे साथी हैं, एम्बेसडर स्टार हैं, तीरथ लाल पटेल बहुत बड़ी इनकम पे हैं, आरपी पाल, अनिल मौर्य, राम प्रकाश, टीएल सिंह एम्बेसडर स्टार हैं, बहुत सारे साथी हैं। माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन का रिजल्ट आना चाहिए, फॉर्मेलिटी मत करें। कसम से अगर हम हनुमान होता तो छाती चीर के दिखा देता कि सिस्टम में कितनी बड़ी पावर है। आज अपने आप से वादा कीजिए, आज अपने आप से वादा कीजिए कि मैं, कसम खा लीजिए कि मैं अपने पूरे होशो हवास में आइए कसम खाता हूं कि 31 मार्च 2023 तक मैं 6 डिजिट इनकम पे पहुंच जाऊंगा या इससे ज्यादा की इनकम पे पहुंच जाऊंगा। और रोज काम कीजिए भाई साहब, रोज 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 काम कीजिए। बहुत सारे लोग, मीटिंग होती है, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब रोज नहाते हो, रोज खाते हो, रोज सोते हो, सारे काम रोज करते हो, फिर आईएमसी कभी कभी क्यों? आईएमसी कभी कभी क्यों? इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं, दंडवत प्रणाम है मेरा। बहुत ही शानदार हमारे सीनियर साथी, मेरे गुरु डीएन सिंह जी, जिन्होंने मेरे को सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया, उन्हीं की वजह से सिस्टम में हूं। शुक्रगुजार हूं आप लोग, सब लोगों का, कि इतना समय आपने मेरे को सुना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सुनने से कुछ नहीं होता, आत्मा जब तक नहीं बोलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए करके